हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ विच इज़ फिजिकल डिसेबिलिटीज। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास जिस दिन हुई थी तो उस दिन हमने इस फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया है। यहाँ थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है ताकि आप इन दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये अलग चीज़ है और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो है ये अलग चीज़ है। अब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों में होती है उनको अक्सर हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, अब जिस फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है कि कोई पार्ट डेवलप ना होने की वजह से या कोई उस प्रॉपर डेवलपमेंट, कोई नॉर्मल डेवलपमेंट अगर किसी पार्ट की किसी इंडिविजुअल में नहीं हुई है तो उस वजह से किसी न किसी फंक्शनिंग में आगे रुकावट पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले कोई ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड इंसान क्या नहीं कर सकता, ही कांट रीड। ठीक है, तो ये इंपेयरमेंट हो गई। इसकी वजह से डिसेबिलिटी ये हो गई कि ये पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक अलग चीज है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। डिसेबिलिटीज अगर आपने देख लिया लर्निंग डिसेबिलिटी तो इसे कंफ्यूज नहीं करना फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ। ठीक है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन that affects how the brain process information। ठीक है, मतलब इसमें फिजिकली कोई आपको मतलब देखने में कुछ ऐसा नहीं लगेगा जैसे अंधे को देख के ही पता चलेगा कि इसमें कुछ इम्पेयरमेंट है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज से जो सफ़र कर रहा होगा तो उसे देख के आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि इसमें कुछ दिक्कत है। हाँ, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है उससे पता चलेगा क्योंकि उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है सही तरह से चीज़ों को। मिसाल के तौर पर हमने फिजिकल डिसेबिलिटी की एग्जांपल ली थी ब्लाइंडनेस, उसी को हम यहाँ समझते हैं। ये मान के चलो, आप एक तरफ आप मान के चलो ब्लाइंड, ब्लाइंड अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ये आगे फिजिकल डिसेबिलिटी। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होगा कि जो आईसाइट होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन वो चीज़ों को सही तरीके से मतलब देख नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो जो M है इसको N पढ़े, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे SAW है इसको वो ऐसे पढ़े WAS। ठीक है, जबकि दिख उसको साफ रहा है लेकिन उसका जो न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन वायरिंग है वो इस तरह से हो रखी है कि उसमें जो नॉर्मल जैसा इंसान बिहेव करता है, नॉर्मल जैसे इंसान पढ़ता है, नॉर्मल जैसा इंसान चीज़ों को देखता है, वो वैसे नहीं देख पा रहा है। तो इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गन है, आंख है, वो डेवलप नहीं हुई, उसमें कोई दिक्कत है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। उसके ब्रेन की जो वायरिंग है वो इस तरह से हो चुकी है कि वो चीज़ों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। आप अम्मार इकबाल हैं, एक शायर हैं, वो लिखते हैं ना कि इस तरह से हैं बुनी जिस्म की रगें, एक नस टस से मस और बस। ठीक है, बस वही एक नस थोड़ी सी इधर उधर हुई ना, थोड़ी सी वायरिंग जो है ब्रेन की वो इधर उधर हो गई तो पूरी दुनिया ही
उल्टी हो जाती है। ठीक है, इस तरह की जो डिसेबिलिटीज हैं जिसमें फिजिकल पार्ट जो है वो मतलब फिजिकल ऑर्गन जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो बिहेवियर है वो सही बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाता, उनको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिससे सीखने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो सही तरीके से उसकी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। एंड दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, नाउ व्हाट आर द काजेज? काजेज क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज के काजेज क्या हैं? तो इसमें मोस्टली अगर हम देखें ना तो न्यूरोलॉजिकल, मतलब मान लो आपकी ब्रेन की जो कनेक्शंस हैं आपस में, जो वायरिंग्स हैं, ठीक है ना, वही कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, वही सही तरीके से मतलब कनेक्शन कहीं का कहीं जाके मिला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी के पेरेंट्स से ही कुछ जीन्स कुछ ऐसी या कोई ऐसी म्यूटेशन वगैरह हो रखी है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो एक इसमें न्यूरोलॉजिकल आएगा, जेनेटिक आएगा, उसके बाद प्रीनेटल या पेरीनेटल हम बोलते हैं, उससे भी कुछ काजेस होते हैं। प्रीनेटल मीन्स पैदा होने से पहले, बिफोर बर्थ। पेरीनेटल भी मतलब होता है पैदा होने से कुछ हफ्ते पहले और पैदा होने के कुछ हफ्ते बाद। पेरी मीन्स अराउंड जो टाइम है अराउंड बर्थ, बर्थ से पहले का भी, बर्थ के बाद का भी जो कुछ टाइम है, कुछ वीक्स का, उसको पेरीनेटल बोलते हैं। इस टाइम में भी मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्री मैच्योर बर्थ हो गई, पूरा डेवलप नहीं हो पाया, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, उसके बीच ही बच्चा डिलीवर हो गया, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ ड्रग्स वगैरह, प्रेगनेंसी में कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे के माइंड को इफेक्ट किया। ठीक है ना, इसीलिए आप जब भी प्रेगनेंसी के टाइम होता है तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि बिना डॉक्टर के पूछे कोई भी आपको जो मेडिसिन है वो कंज्यूम नहीं करनी है। लेकिन लोग ऐसे ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले लेते हैं, उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तो बाद में पता नहीं चलता कि बच्चे पे उसका क्या असर पड़े, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। उसके बाद प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, ड्रग्स होता है, कुछ मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट में कुछ रुकावट पैदा हो, कोई चीज़ सही से डेवलप नहीं हो पाया किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये भी हो सकता है रीज़न। ये प्रीनेटल। पोस्टनेटल में भी हो सकता है, पैदा होने के बाद अक्सर देखा गया है कि कुछ इंजरीज होती हैं, स्पेशली हेड इंजरीज। ठीक है, बच्चे का भी ब्रेन डेवलप ही हो रहा होता है छोटी एज में। ठीक है, तो उस टाइम कहीं पे बच्चे की सर की चोट है ना, तो उस वजह से जो है वो जो कनेक्शंस है वो कहीं गड़बड़ हो गए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जाती है। ठीक है, अब कुछ हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं अलग अलग हैं, उनको हम देखेंगे। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो मैं अब बताऊंगा। ठीक है ना, कुछ टर्म्स हैं, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो अक्सर बच्चों में देखी जाती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि लेक्सिया वर्ड ही, जो लेक्सिस इसका मतलब भी वर्ड होता है। ठीक है, लफ्ज। तो ये क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर बोलो, रीडिंग डिसेबिलिटी बोलो। ठीक है, इस मतलब ये लर्निंग डिसेबिलिटी जिस बच्चे के अंदर है तो वो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बी है, वो बी को क्या पढ़ेगा? डी पढ़ेगा। ठीक है ना, या जैसे WAS वाज है, इसको क्या पढ़ेगा? SAW सा पढ़ेगा। ठीक है, तो सही से चीज़ों को पढ़ नहीं पाए। कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी उसको दिक्कत है, चीज़ों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, साउंड्स को लेके उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बच्चा अगर इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर एक डिसेबिलिटी है विच इज़ कॉल्ड एज डिसलेक्सिया। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट जो है दैट इज डिसग्राफिया।
अब ग्राफिया वर्ड इज रिलेटेड टू राइटिंग, ग्राफ की जब भी बात आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। राइटिंग डिसऑर्डर बोलो या डिसेबिलिटी बोलो, ठीक है ना। इसमें बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। वो उसका रीज़न एक तो जो उसके फाइन मोटर्स होते हैं, ठीक है ना, फाइन मोटर्स जो ये हमारे फिंगर्स में जो ये छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ठीक है ना, ये सही से डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो अगर बच्चे को लेके ये प्रॉब्लम है बच्चे में, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। अक्सर ऐसा बच्चा जो है अवॉइड करता है, कोई भी लिखने का काम उसे दो आप, तो वो उससे बड़ा परेशान होता है, अवॉइड करता है, जो भी राइटिंग टास्क हो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इवन इंडियंस में भी ये है, अभी को तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बुक पढ़ रहा था बहुत एंशंट में, जो जैसे ह्यून सैंग थे, चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया विजिट किए थे ड्यूरिंग द एंशंट टाइम्स, तो उन्होंने भी ये चीज़ लिखी है कि इंडियंस को लिखने के साथ बहुत चिढ़ है, ठीक है। तो खैर वो तो एक जनरल बात है, लेकिन डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा लिखने को लेके थोड़ा सा मतलब परेशान रहता है। लिखता भी आप देखोगे कि उसमें प्रॉपर जो जैसे कोई वर्ड है उसकी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी, स्पेलिंग भी नहीं होगी, स्पेसिंग भी नहीं होगी। जैसे कुछ लिख रहा है वो, फॉर एग्जांपल बिस्किट लिखेगा तो बी बड़ा लिखेगा, आई इधर लिखेगा, फिर एस लिखेगा, सी ऐसे लिखेगा, फिर कुछ यू ये करेगा, आई ऐसे करेगा, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कोई बिस्किट लिखा लेकिन कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चा सही से सीख नहीं पा रहा है, और इसमें कोई फिजिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये उसका सर न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसकी वजह से, उसकी ब्रेन वायरिंग की वजह से, ठीक है। तीसरी एक चीज आती है लर्निंग डिसेबिलिटी विच इज कॉल्ड एज डिसकैलकुलिया। अब आप नाम से ही पता चले, कैलकुलेटर कहाँ यूज होता है, मैथ्स में। तो ये जो है बच्चा मैथ्स को सही से समझ नहीं पाता है, नंबर के साथ उसका अच्छा ये जो है कनेक्शन नहीं बन पाता, ठीक है ना। आप बच्चा थर्ड में है, उसको पूछो कि 20 बड़ा है कि 17 बड़ा है, तो वो वहाँ भी दिक्कत में आ जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि नंबर्स के साथ उसका अच्छा कनेक्शन नहीं बना है ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो मैथ को लेके जो भी बच्चे के अंदर पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, ठीक है ना, जीरो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन क्या है, ये सारा जो बेसिक ऑपरेशंस में जो बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया, ठीक है, गॉट इट। ये तीसरी कंडीशन आ गई। इसके बाद आप देखते हैं कई बच्चों में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी हम इसे कह सकते हैं, सुनने को लेके, ठीक है, क्योंकि ऑडिटरी वर्ड है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सुन तो पाता है लेकिन वो सही से सुन नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है। मतलब उसकी जो है, आप मान लो कहीं 2-4 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिससे बात कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दूसरों की जो बातें हैं वो उसको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है ना। वो उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है, जो शोर है शोर को फिल्टर नहीं कर पा रहा, उसको हर जो भी आवाज़ है वो उसको इम्पैक्ट कर रही है। इसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, और मतलब जो सुन रहा है सामने वाले की बात वो सही तरीके से नहीं सुन पा रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो हैं वो बार बार चीज़ों को रिपीट करने के लिए बोलते हैं। अगर आप उनसे पढ़ा रहे हो, मान लो क्लास में पढ़ा रहे हो आप, तो वो बार बार आपको बोलेंगे कि सर एक बार फिर से रिपीट करो, या क्या बोला, स्पेलिंग क्या बोली, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें रिपीटेशन की। तो मतलब उनमें एक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। उसके बाद इसी तरह का सेकंड जो है दैट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो मतलब देख पा रहा है चीज़ों को, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं, आई साइट भी ठीक है लेकिन सही से उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एम है, एम की जगह वो उसको एन दिख रहा है,
ठीक है, जबकि आईसाइट उसकी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। पीछे बच्चा हुआ बैठा भी, जो सबसे लास्ट पे बैठा हुआ है क्लासरूम के, उसे भी बोर्ड पे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन वो एम को क्या पढ़ रहा है, एन पढ़ रहा है। इनमें शेप्स, पैटर्न वगैरह उनको दिक्कत, मतलब ऐसे बच्चे शेप्स पैटर्न को पहचानने में भी दिक्कत रहती है। साथ में अगर हम देखें तो टेक्स्ट को, जो कॉपिंग टेक्स्ट होती है ना, देख के लिखना वगैरह, वो भी इनको मुश्किल हो जाता है, जो बच्चे इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, ठीक है। इसके बाद वी हैव ADHD, ठीक है ना। दिस मीन्स अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD शॉर्ट में बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अटेंशन डेफिशिट मतलब तवज्जो की उनके पास क्या है, कमी है। किसी भी एक टॉपिक पे, एक चीज़ पे उनकी कंसंट्रेशन बनी नहीं है, जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आप उनसे बात कर रहे हो, थोड़ी देर में आपसे बात करते करते दूसरी तरफ ध्यान चले गए, उनसे बात करते करते कहीं तीसरी चीज़ की तरफ लग गए, फिर वापस आपकी तरफ आ गए। तो मतलब जिनके पास अटेंशन डेफिशिट है, अटेंशन की क्या है, कमी है, ज़्यादा देर उनका जो अटेंशन स्पेन है वो बहुत कम है, ज़्यादा देर किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं, अटेंशन डेफिशिट। स्पेशली आजकल के दौर में जब मोबाइल का दौर आया है, रील्स का दौर आया है, शॉर्ट्स का दौर आया है, उसमें बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि अटेंशन स्पेन बच्चों का है ही नहीं। तो अटेंशन डेफिशिट और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, तभी तो अटेंशन डेफिशिट है, ठीक है ना। मतलब एक काम कर रहे हैं, काम करते करते उनका फोकस चेंज हो गया, अटेंशन वहां से हट गई, दूसरे काम में लग गए, वहां से तीसरे काम में लगे, वहां से चौथे काम में लग गए। तो मतलब एकदम से उनकी जो अटेंशन है वो शिफ्ट होती जा रही है, तो दैट मीन्स वो हाइपर एक्टिव हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे बच्चा जो होता है उनको क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब वो किसी भी एक चीज पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, उनका फोकस ऐसे स्विच होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसे बच्चे का भी लर्निंग जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। जब वो किसी एक टॉपिक को जब पढ़ा रहा है टीचर, या घर में ही किसी बात को लेके उसे समझाया जा रहा है, यहाँ की या किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो उसकी लर्निंग हो रही, सीख रहा है, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो अटेंशन ही नहीं मतलब उस चीज़ पे रख पा रहा है, फोकस नहीं रख पा रहा उस चीज़ पे, तो ओबियसली उसकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, वो सफ़र होगी। तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, विच इज़ कॉल्ड एज ADHD, ठीक। तो ये कुछ मेन जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ये जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसमें ज़्यादा यही, जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, ADHD क्या होता है, ये टर्म्स पता होने चाहिए, इन टर्म्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और कुछ इसमें ऐड करें तो जैसे इमोशंस को लेके भी अगर हम देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसे इमोशंस जो हैं जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। वो इमोशंस पे बेस पे, जैसे हमने ये चीज़ देखी कि इसमें ये है ब्रेन वायरिंग की वजह से, ठीक है। तो लेकिन इमोशंस के बेस पे भी अगर हम कुछ देखें, जैसे एक चीज़ बड़ी कॉमन सुनने में आती है, OCD, ठीक है ना। OCD क्या होता है, OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये लफ्ज़ आजकल बड़ा सुना जाता है ना। OCD है बोलते हैं उसको भी, OCD है, OCD, ठीक है ना। है क्या एक्चुअली ये OCD है क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दो लफ्ज़ हैं इसमें, इनसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन के काइंड ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं, अनवांटेड, है ना। जैसे वो बोलते हैं बिन बुलाई चीजें, ठीक है ना। मतलब ऐसी सोच जो आपको पसंद नहीं, लेकिन आपके माइंड में बार बार वो सोच आ रही, वो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन, ठीक है ना। तो उस
बार बार थॉट की आने की वजह से फिर जो आप बिहेवियर करते हो उसको हम बोलते हैं कंपल्शन। जो बिहेवियर आप बिहेव करते हो, जो बिहेवियर डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स, उसको हम बोलते हैं कंपल्शन। अब इसमें होता क्या है, अब ऑब्सेशन मान लो कोई साफ सफाई को लेके बड़ा वो ना बड़ा सोचता है कि नहीं मैंने उस चीज को हाथ लगाया, ठीक है ना, तो क्या पता है वहां कोई जर्म्स हो, गंदी चीज हो, उससे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगी तो मैं बीमार हो सकता हूं, ठीक है। तो मतलब ये जो थॉट्स हैं ये क्या क्रिएट करते हैं आपके अंदर, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता है फ्यूचर का डर। मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर मैंने इस चीज को हाथ लगाया है, हो सकता है वो जगह कंटेमिनेटेड हो, कुछ जर्म्स हो उस चीज पे, ठीक है, तो मेरे अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, मुझे इन्फेक्शन हो सकती है, मैं बीमार हो सकता हूँ, ज्यादा बीमार हो सकता हूँ, हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो। अब मैं सोच रहा हूँ, जो चीजें हैं नहीं मैं वही सोच रहा हूँ। अब ये सोच के क्या हो रहा है, मुझे आने वाले कल के बारे में क्या हो रहा है, एक डर पैदा हो रहा है, ठीक है। तो एंग्जाइटी ऑब्सेशन से, इस थॉट से एंग्जाइटी क्रिएट हुई, ठीक। अब इस एंग्जाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा यार अच्छा है कि मैं क्या कर लूं, हाथ धो लूं, तो मैं हाथ धो लूंगा, ठीक है ना। अपना मैंने क्योंकि हाथ कहीं पे लगाया था, मैं हाथ धो लूंगा, तो मैंने हाथ धोना जो है वो एक बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो इसको कंपल्शन बोले। तो कई बार फिर ऐसा इंसान जो होता है, जो जिसके अंदर ऐसी थॉट आती है, फिर वो क्या करता है, इस थॉट से जो एंग्जाइटी पैदा होती है, उस एंग्जाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिहेव करता है, कोई उसका बिहेवियर डेवलप होता है कंपल्शन। फिर जाके थॉट आती है, फिर कहीं चला कहीं, फिर कहीं उसने कहीं छू लिया, फिर उसके अंदर ये थॉट आ गया, फिर से उसने बिहेवियर किया, तो ये एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। और ये साइकिल जब बार बार रिपीट होता है तो वो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मान लो ये जो ओसीडी है, ये एक किस्म का ना, अब ब्रेन में मान लो ऐसा हो जाता है कि जैसे आप मान लो कोई चीज, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में अगर पानी, ये खेत है, खेत में पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तो ये पूरा उसका एक ना जगह बन गई इस पानी की घूमने की। तो वैसे ही अगर ये चीज है तो ये माइंड में एक ना वो एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। इस पैटर्न को फिर मिटाना जो होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान कोई भी थॉट आए तो वो जाके इसी में गिरती है और फिर वो ऐसे ही सोचने लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक है, जिस इंसान में ये चीजें आई उसकी भी लर्निंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है ना। हो सकता है कि कहीं सीखने बैठा हो, इसी की एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई बंदा बड़ा हाइजीनिक है, खुद को बड़ा हाइजीनिक मान रहा है, ठीक है, तो वो किसी के साथ भी कहीं बैठ नहीं पा रहा है। हो सकता है किसी कहीं जाता है, किसी क्लासरूम में सबके साथ बैठता तो वहां कुछ सीखता, लेकिन उसको वो किसी को छू ही नहीं पा रहा है। अगर छूएगा तो उसके जो माइंड है उसमें थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो वो उसे सीखने कहाँ देगा, फिर उसका माइंड बिजी हो जाएगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी, बहुत सारे अलग अलग कंडीशन है। कोई भी ऐसी थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स जो आपके माइंड में आए, जिससे आप फिर आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, फिर उस एंग्जाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कुछ बिहेवियर डेवलप होता है आपके अंदर। इस किस्म का ये जो साइकिल डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इससे बचना चाहिए। इससे कैसे बचना चाहिए, इसमें एक तरीका होता है कि जिस चीज से आप, जो चीज आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करे, आप उसको फेस करो, ठीक है ना, और उसको फेस करो और कोई एक्शन नहीं करो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि छूने से मुझे इन्फेक्शन होगी, आप छू और उसके बाद हाथ धो भी नहीं, तो धीरे धीरे क्या है, वो जो डर है आपके अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो एक ये है ओसीडी। इसके बाद बड़ी कॉमन सी टर्म जो सारी दुनिया को आज पता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ठीक है ना। ये सब तो डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। जो बंदा इससे सफ़र कर रहा है, इसमें मुब्तला है, तो उसकी भी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। डिप्रेशन हमेशा पास्ट की वजह से होता है, ठीक है ना। पास्ट की बीती हुई चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते हो, बार बार आपका माइंड उसी तरफ जाता है और वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, तो दैट मीन्स डिप्रेशन है आपको। एंग्जाइटी इज अबाउट फ्यूचर, ठीक है ना। आप चीजें क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि मतलब
हो सकता है कल को ये हो जाए जो होने वाला है नहीं या जो आपको पता ही नहीं, लेकिन आप फालतू में आगे फ्यूचर का सोच के ना आप डर रहे हो, उसको हम बोलते हो एंग्जाइटी। ठीक है ना, जो फ्यूचर का डर हो, पास्ट के बारे में अगर आप डरे हुए वो आपको हॉन्ट कर रहा है, दैट इज डिप्रेशन, और फ्यूचर के बारे में आपको परेशानी है तो दैट इज एंग्जाइटी। ठीक है ना, तो इसका भी एक चीज है कि इंसान को आज में प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। ठीक है ना, इफ यू लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि कल जो है चाहे वो बीता हुआ कल है चाहे वो आने वाला कल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो बीता हुआ कल है, जब वो आपके पास था, वो टाइम आपके पास था, तो वो उस टाइम आज था, और आने वाला कल जो है वो भी जब आपके पास होगा तो वो कल नहीं होगा, वो आज होगा। तो इसका सबसे बेहतर इलाज है कि ना बीते हुए कल में जियो, ना आने वाले कल में, क्योंकि कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है सिर्फ आज, और इंसान को आज में ही जीना सीखना चाहिए। तो इन चीज़ों से वो थोड़ा सा दूर हो सकता है। ठीक, इसके बाद एक और चीज़ है, मैंने किसी पेपर में देखा था, उससे क्वेश्चन, सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को समाज से परे कर, मतलब एक अकेले में, ठीक है ना, सॉलिट्यूड, अकेले में रहना पसंद करता है। ठीक है ना, वो किसी के फोन अटेंड नहीं करेगा, कई रिलेशंस जो हैं, रिलेशनशिप में कोई आता जाता है वो रिलेशंस को भी अटेंड नहीं कर पाता, कम्युनिटी कोई गैदरिंग हो, फंक्शंस हो, वहाँ नहीं जाता, प्रेफर करता है कि मैं अकेले में ही रहूँ। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सोशल विड्रॉल, मतलब वो सोसाइटी से खुद को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर कोई ओकेजनल सॉलिट्यूड है, मिसाल के तौर पर कभी कभी इंसान को अकेला रहना भी चाहिए, ओकेजनल सॉलिट्यूड जो है वो तो हेल्दी है, वो अच्छा है, लेकिन एक प्रोलॉन्ग्ड विड्रॉल है, अब बहुत समय से, काफी देर से आप सोसाइटी से अलग हैं, लोगों से अलग, किसी का फोन पिक नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इमोशनल वेलबीइंग इन ए नेगेटिव वे। ठीक है, तो इसलिए सोशल विड्रॉल, अब सोशल विड्रॉल के कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है ना, कोई ट्रॉमा होता है, या इंसान कई बार अपनी सेल्फ एस्टीम को खो बैठता है। ठीक है ना, या अपनी वैल्यू, उसे लगता है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, या कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो सो मैनी रीजंस होती हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन सोशल विड्रॉल जो है ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी। ओबियसली बिहेवियरिस्ट तो यही कहते हैं कि आप समाज में रह के सीखते हो। बिहेवियर, इंसान कोई भी सीखता जो है वो बिहेवियर जो डेवलप होता है वो एज ए सोशल बीइंग, जब आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो एज ए सोशल बीइंग, एज ए सोशल मेंबर, तो आप सीखते हो। तो व्हेन यू आर आइसोलेटिंग यूर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, है ना, टोटली आप एलिनेट कर रहे हो सोसाइटी से, आइसोलेट हो रहे हो, सॉलिट्यूड को प्रेफर कर रहे हो, तो आप उस लर्निंग एनवायरनमेंट से विड्रॉ हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग नहीं हो सकती है फिर, तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे एक और मुझे याद आ रहा अभी, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है कि कई बारी क्या होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, अपने अंदर कोई कमी ढूंढता है। ठीक है ना, या उसे कोई कमी दिखती है, तो फिर वो उस कमी, उस जो वो कमी होती है उसको इतना बड़ा बनाता है, इसे मैग्नीफाई करता है कि वो उसके लिए एक मतलब बीमारी बन जाती है। ठीक है, मान लो किसी को लगता है कि मेरी नाक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, किसी को लगता है मेरी नाक बहुत मोटी है, किसी को लगता है कि मैं खुद बहुत मोटा हूँ या मोटी हूँ। ठीक है ना, तो अलग मतलब ऐसे से वो अक्सर ऐसे इंसान या तो बार बार शीशा देखता है, या शीशे को, मिरर को टोटली अवॉइड करता है, देखता ही नहीं, आईना देखता ही नहीं है, या फिर उसके सामने से हटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की क्या होती है, मतलब एक डिसेबिलिटी होती है। ठीक है ना, इसका भी अलग अलग रीज़न हो सकता है कि क्यों ऐसा हुआ, हो सकता है कोई बॉडी शेमिंग हुई हो, या किसी ने बचपन में किसी को ज़्यादा किसी पार्ट को लेके टीज़ किया हो, रीजंस हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हम जनरली ऐसा कहें कि लर्निंग तब होती है व्हेन यू आर मेंटली फिजिकली प्रेजेंट।
है ना, चाहे आप दिल से, दिमाग से, जहन से कहीं प्रेजेंट हो तो लर्निंग आपकी इफेक्टिव होती है। तो जब भी आपका माइंड जो है बटा हुआ हो या आप किसी परेशानी में मुब्तला हो, तो ओबियसली जो लर्निंग होगी वो सही तरीके से नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसको हम कह सकते हैं, उस मतलब उस सारी कंडीशन जो आपके माइंड को बांट रही है, फोकस करने नहीं दे रही है, वो सारा कुल मिला के लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये था आज का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेके टॉपिक, ठीक है ना। जो मुझे लगा कि इसकी कुछ टर्म्स हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखनी है। तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा 2 से 3 इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्पेशली टर्म्स जो हैं इनका पता होना चाहिए कि इस लाइक डिस्ग्राफिया है तो डिस्ग्राफिया में क्या कंडीशंस है, क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया है इसमें क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।